नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और उसमें आपने संस्कृत विषय को पसंद किया है तो आपके लिए मेरा चैनल और मेरा वीडियो दोनों महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम अपने चैनल पर संस्कृत, हिंदी और बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं और साथ ही साथ ईवीएस भी हम जो 4, 5, 6 तक की किताबों से ईवीएस जो पूछा जाता है उनके सारे हमारे पास संकलन है। साथ ही साथ संस्कृत विषय में जिन छात्रों को समस्या होती है कि पैराग्राफ नहीं छांट पाते हैं या जो पेडागोजी आती है उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ युक्तियां लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी की संस्कृत की जो पुस्तकें आती हैं 6, 7, 8 की, उनको पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम कक्षा 7 की जो एक पुस्तक है संस्कृत की, उसका पहला पाठ लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आपने अगर पुराने पेपर उठा के देखे होंगे तो ये एक बार आ भी चुका है। तो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाएंगे जो एक उसको हल करेंगे साथ ही साथ, और आपके लिए लाभकारी होगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक लिखे हैं कि पृथिव्या त्रीण रत्नान जलमन्नम सुवासितः मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि पृथ्वी पर सिर्फ 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्या अर्थात पृथ्वी, त्रीण मतलब 3, रत्नान माने रत्न, जल मतलब जल, मन्नम अर्थात अन्न, ठीक है, अन्न, जल, अन्न और सुभाषित मतलब सुंदर वचन। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। अगली लाइन है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं, अल्प बुद्धि के लोग हैं, वो पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर सिर्फ 3 रत्न हैं। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनका क्या है कि वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अब यहां से इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ प्रश्न छांटने के लिए 6 से 7 आते हैं, जिनमें 1-2 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें से पूछ लिया जाता है कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अगला है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वात वायुस्य सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात इस श्लोक को समझते हैं कि सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वात वायुस्य सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि सत्य से पृथ्वी का धारण है। अर्थात सत्येन मतलब सत्य से, धारते, ठीक है, सत्य से पृथ्वी का धारण है। सत्य से ही सूर्य तपते अर्थात तपता है, सत्य से सूर्य तपता है। रवि अर्थात सूर्य, सत्येन मतलब सत्य से, क्योंकि एन है तो तृतीय व्यक्ति है। साधकतम चकरणम अर्थात जहां पर कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न करता है वहां पर तृतीय व्यक्ति होती है। तो सत्येन से मतलब हुआ सत्य से, धारते मतलब धारण करती है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण है। ठीक है, और सत्येन तपते रवि सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वात वायुष्य अर्थात सत्य से ही वात मतलब बहती है, वायुष्य मतलब हवा, सत्य से ही हवा बहती है। सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, ठीक है, तो सभी जगह सत्य का ही बोलबाला है, अर्थात सभी सत्य पर आधारित हैं। एक बार फिर से अर्थ को समझते हैं कि सत्य से ही पृथ्वी धारित है, ठीक है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु चलती है, सभी सत्य में आश्रित लेते हैं, अर्थात सभी चीजें सत्य पर आधारित हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं कि दाने तपस शौर्य च विनय विज्ञाने विनय नये विस्मयो नह कर्तव्यो बहुरत्ना व सुंदरा। दाने मतलब दान, तपस मतलब तपस्या, शौर्य मतलब मान सम्मान, ठीक है, तपस्वी का मतलब बहादुर भी होता है, शौर्य मतलब
मान, च और, विज्ञाने मतलब विज्ञान, विनय मतलब विनयशील, ये सब नई चीजें हैं, इनमें विस्मरण नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, हे कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान, दान मतलब दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, दान, तप, विज्ञान, शौर्य, विनय और नीति का विस्मय नहीं करना चाहिए, इनका आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। मान, तप, बहादुरी, विज्ञान, विनय का विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है बहुत रत्नों वाली है। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्नों को छांटना कैसे है। जैसे यहां पे लिखा है कि पृथिव्या कत रत्नान। अब समस्या क्या होती है कि हमने अनुच्छेद को संस्कृत का पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। क्या देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है कि पृथ्वी कत रत्नान, तो बस ये देखते हैं पृथ्वी रत्नान, पर श्लोक में छांटते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा है, सही भी जाता है, नहीं भी जाता है। और सीटेट में 4 क्वेश्चन एक तरीके के होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब देखते हैं कि पृथिव्या कत रत्नान, अर्थात प्रश्न ये पूछ रहा है कि पृथ्वी में कितने रत्न हैं। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं पहले श्लोक में कि पृथिव्या 3 रत्नान जल मन सुभाषिता, अर्थात पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 3 रत्नान। ठीक है, 3 अर्थात 3 रत्न हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। अब कुत्र शब्द यहां पे प्रयुक्त तो हुआ है, लेकिन इसका अर्थ किसको में प्रयुक्त होगा कि जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। तो दूसरी लाइन में लिखा है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वे पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़े को। पृथ्वी केन धारिते, पृथ्वी केन धारिते मतलब है पृथ्वी कैसे धारित है, कैसे धारण है। ठीक है, तो इस श्लोक में लिखा है कि सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, अर्थात सत्य से पृथ्वी धारित है। ठीक है, पृथ्वी किससे धारित है, सत्येन धारते पृथ्वी, अर्थात इसका उत्तर आपका सत्येन हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। पृथिव्या 3 रत्नानि कान, मतलब पृथ्वी के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं कि पृथिव्या 3 रत्नानि जल मन्नम सुभाषिता, अर्थात जल, अन्न और सुभाषित हैं। कौन कौन से हैं, जल, अन्न और सुभाषित, इस तरीके से। सौर्य का तपस, ठीक है, प्रश्न है सौर्य का तपस। हालांकि सौर्य प्रश्न पूछ ही रहा है कि सौर्य का तपस यानी सौर्य से क्या, तपस्या का मतलब है यानी मान, ठीक है, या बहादुर। ठीक है, तो इसके उत्तर ये दोनों तीनों हो जाएंगे, दाने, तपस्या, शौर्य। ठीक है, यहीं तक। लेकिन प्रश्न को पूछने का तरीका दूसरा था, हमने प्रश्न खुद यहां पर लिखा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दाने। अगला है कर्तव्य पदे का धातु। ठीक है, अब वो कर्तव्य पद में धातु पूछ रहा है कि कर्तव्य पद में धातु आपकी कौन सी है। ठीक है, तो कर्तव्य पद में धातु, तो कर्तव्य जो है क्र धन तब्यत, अर्थात क्र धातु में तब्यत प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, कर्तव्य बना है। तो इसमें धातु क्या है, अब देखो कर्तव्य माने क्या होता है, करना होता है, कार्य करना। ठीक है, तो करना मतलब क्या है, कर्तव्य मतलब कार्य होता है, कहते नहीं कर्तव्य करो अर्थात कार्य करो। तो कार्य का मतलब क्या होता है, करना, अर्थात क्र धातु। तो इसमें क्या है, कर्तव्य पद में क्र धातु है, क्र धातु। विस्मयो शब्दार्थ का, अब विस्मय शब्द का अर्थ पूछा है। तो देखिए यहां पे विस्मयो लिखा है, तो विस्मय शब्द का अर्थ होगा आश्चर्य। एक शब्द और दिया है इसमें विज्ञाय, विज्ञाय पद में प्रत्यय पूछा है।
विज्ञाय, विज्ञाय पदे प्रत्यय, यानी विज्ञाय पद में प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो विज्ञाय पद में वे धन ज्ञा और धन ल्यप, अर्थात विज्ञान में, विज्ञाय में ल्यप प्रत्यय है, वे उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ल्यप प्रत्यय हो गया। इसके बाद 15 नंबर की जो पेडागोजी छांटने के लिए आती है, उसमें मैं कुछ आपको तरीके बताता हूं जिससे आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। जैसे गद्यांश वाक्य सुरिक्त स्थानम संबद्ध मूल्य उद्देश्यम, अर्थात प्रश्न ये कह रहा है कि कोई गद्यांश पढ़ाया गया है, उस गद्यांश को पढ़ाने के बाद वाक्यों में जो रिक्त स्थान भरने को दिए गए हैं उनका संबंध किससे है, मतलब उनका मूल उद्देश्य क्या है। अर्थात जो गद्यांश पढ़ाया गया है उसमें से कुछ रिक्त स्थान छात्र को भरने के लिए दिए गए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होगा अवबोधन क्षमता या आकलन, यानी छात्र की अवबोधन क्षमता का आकलन करना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो अवबोधन शब्द है इसे आप अच्छे से नोट कर लो, बहुत अच्छे से, ये 100% आपका उत्तर होगा अगर कहीं ऑप्शन में दिया है तो, अवबोधन शब्द संस्कृत भाषा में। उसके बाद बात करते हैं कि पठित अवबोधनात्मक प्रश्न का, एक ऐसा कोई प्रश्न आया था तो मैं एक उत्तर अपनी तरफ से लिखा है कि पठित अवबोधनात्मक प्रश्न का, यानी जो पढ़ा गया है उसमें से एक अवबोधन क्षमता वाला कि बालक अपने विवेक से उत्तर दे सके, ऐसा एक प्रश्न पूछना था। तो ऐसा प्रश्न पूछना है कि जिससे बालक मतलब एक शब्द में उत्तर दे सके या समझ के दे सके। तो जैसे मैंने लिखा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करतु भारतीय कवि का, अर्थात नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कवि या यूं कहेंगे भारतीय साहित्यकार कौन है, तो अब तक रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर एक लाइन में देना है, वो आपके अवबोधन से संबंधित प्रश्न होंगे, याद रखना। आगे बात करते हैं कि बाला सार्थक लेखने निपुण भवेयो, यानी बालक सार्थक लेखन में निपुण हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त मतलब कौन सा रहेगा ऑप्शन में से, तो आपको ये देखना है प्रश्न में लेखन संबंध है ना, लेखने, तो लेखन संबंध क्या है कि लेखन एक गत्यात्मक कौशल होता है, ठीक है। तो लेखन क्या है कि गत्यात्मक कौशल है, तो जो प्रश्न में दिया है बस उसका उत्तर आपको देखना है। एक उसमें गत्यात्मक दिया होगा, सामाजिक दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, संज्ञानात्मक दिया होगा, तो आपको चुनना कैसे है, गत्यात्मक को, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए हैं और आने की संभावना भी है। मित्र भावना संबंधे पत्र लेखन विषय किम आवश्यकम, ठीक है। मित्र को पत्र लिखने के लिए क्या आवश्यक है, ऐसा प्रश्न 3 बार आ चुका है अब तक, ठीक है। एक प्रश्न आया था सीटेट में, पूछा गया था कि मतलब अगर कोई औपचारिक पत्र लिखते हैं, औपचारिक का मतलब होता है जिसका उपचार संभव हो, अर्थात जैसे आपके नाली खराब है, घर की रोड खराब है या नल खराब है सरकारी, तो उसे संभालने के लिए जो आप पत्र लिखते हैं वो औपचारिक, औपचार का मतलब होता है उपचार धन एक, अर्थात जिसका उपचार संभव हो वो औपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है। तो और अनौपचारिक पत्र में क्या है, जिसका उपचार संभव न हो, जो मित्रों के लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है कि इनका कोई सिस्टम नहीं होता, आप अपने मित्र के लिए पत्र लिख रहे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मित्र भावना संबंधी पत्र लेखनम विषय किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है, तो किंचित प्रारूप, किसी भी प्रारूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और आया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न आया था सीटेट में, ये पूछा गया था कि जो औपचारिक पत्र लिखना है उसमें जो मैटर है, जो समस्या है, वो कौन से अनुच्छेद में लिखी जाती है। तो पहले अनुच्छेद में तो उसका नाम लिखा जाता है कि सेवा में श्रीमान जो भी हैं, उसके बाद जो द्वितीय अनुच्छेद होता है उसमें लिखा जाता है, तो प्रश्न यही पूछा गया, तो उसमें उत्तर था द्वितीय अनुच्छेद, ठीक है। अब देखते हैं कि श्लोका नाम वाक्या नाम अन्वय, श्लोक और वाक्यों का अन्वय, अन्वय का मतलब होता है खंड खंड करना। जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ाया था कि पृथ्वी तीर्ण रत्नान जल अन्नम शुभास्तान, तो इसका अन्वय का मतलब है खंड खंड करना, जैसे पृथ्वी, ठीक है, फिर क्या है कि तीर्ण रत्नान, ठीक है, एक एक खंड खंड करके चीजों को करना अन्वय कहलाता है। तो श्लोकों और वाक्यों का अन्वय करना ये क्या है कि भावानुगुण वाक्य पदक्रम, ठीक है, भावानुगुणम, यानी भावों को ग्रहण कर सकें, भावों के गुणों को ग्रहण कर सकें। देखो जो कविता होता है, कविता का मतलब, कविता जो होती है, कविता का मतलब होता है रसानुभूति करना। तो यहाँ पर क्या है कि श्लोक है जो कि संस्कृत है, तो संस्कृत में
श्लोक का भी मतलब रसानुभूति होगा। और रसानुभूति को क्या कहते हैं? भावानुगुणम, यानी जो कविता का भाव ग्रहण है, श्लोक का भाव है, उसे ग्रहण करना ही कविता का, श्लोक का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न भाषा कक्षाएं, यानी मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न भाषा की कक्षा में, यानी कमजोर भी हैं, ठीक है, बहुत सांस्कृतिक भाषा के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो उनके लिए क्या है कि विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्यक्रम, यानी बहुत से प्रयोजन वाले कार्यक्रम करवाए जाएं। अगला है कि आत्मभाव। आत्मभाव क्या है कि जैसे किसी का पता करना है कि बालक क्या सोचता है, उसका अवबोधन जानना है, तो परस्पर सहयोगी भावेन पर चर्चा है, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग के भाव से चर्चा की जाए तो वो आपका उत्तर सही होगा। ऐसे प्रश्न आपको अगर मिलेंगे तो उत्तर जो इस टाइप के दिए होंगे वो सही होंगे। अब बात करते हैं कि श्रवण कौशल से का उत्तम मार्ग, ठीक है। अब चूंकि प्रश्न श्रवण कौशल से दिया हुआ है तो आपको देखना है कि श्रवण कौशल है तो जिस ऑप्शन में सुनने से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे श्रवण कौशल से का उत्तम मार्ग, यानी श्रवण कौशल का उत्तम मार्ग क्या है? तो एक ऑप्शन में दिया होगा श्रवण से विभिन्न कार्य अवसर, यानी अगर श्रवण कौशल को अच्छे से विकसित करना है तो बालक को सुनने के बहुत सारे अवसर दिए जाएं। अब प्रश्न सुनने से है तो श्रवण पे ही जाएगा, वाचनम यानी बोलने संबंधित है तो वाचनम पे ही जाएगा, ठीक है, लेखन से संबंधित है तो लेखन पे ही। अब लेखन को आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे प्रश्न आया बाला सार्थक लेखने निपुण भवे हो, तो ये क्या है? तो लेखन कौशल किसमें आता है? गत्यात्मक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि श्रवण कौशल से का मार्ग, तो श्रवण कौशल के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद क्या है कि विषय केंद्रित उपागम, ठीक है, तो विषय केंद्रित उपागम से आशय है कि जो बालक होता है तो बालक यानी छात्र की अभिरुचि, छात्राभिरुचि, छात्र की अभिरुचि के अनुसार प्रश्न दिए जाएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ध्वनि अभ्यासार्थ, ठीक है, ध्वनि के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? तो ध्वनि उच्चारण संबंध, यानी अगर ध्वनि को उच्चारण कराना है, सिखाना है तो ध्वनि उच्चारण से संबंधित प्रश्न ही कराए जाएं। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसके लिए थोड़े समय में कम ही हम आपको दे पाते, लेकिन आप हमसे विधिवत जुड़े रहेंगे तो हम वादा करते हैं आपको संस्कृत में सीटेट में 30 में से आपके पूरे 30 नंबर आएंगे। चूंकि हम हिंदी और संस्कृत में बहुत अच्छे से आपको तैयारी करा सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।